सोचिए, एक ही मैदान में दो ऐसी ताकतें हों जो एक दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहती हों। कुछ ऐसी ही खींचतान दशकों तक भारत की संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच चली है, और सवाल हमेशा एक ही रहा है, देश की किस्मत का आखिरी फैसला करने की पावर किसके पास है। चलिए एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या कोई अपनी मर्जी से अपने सबसे बुनियादी अधिकार, अपने फंडामेंटल राइट्स छोड़ सकता है? क्या कोई ये कह सकता है कि मुझे बोलने की आज़ादी नहीं चाहिए? यकीन मानिए, ये सवाल इस पूरी बहस के दिल में है। देखिए, कानून की दुनिया में इसके लिए एक भारी भरकम शब्द है, आदित्यजन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। आसान भाषा में इसका मतलब है जानबूझकर अपनी किसी ऐसी चीज को ना कह देना जिस पर आपका पक्का पक्का हक है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? एक जोरदार नहीं। ओल्गा टिलिस केस में कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया, फंडामेंटल राइट्स कोई पर्सनल चॉइस नहीं है, ये तो पूरे देश की नींव है, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, भले ही कोई खुद ऐसा करना चाहे। इस एक फैसले ने इन अधिकारों को एक तरह का फौलादी कवच पहना दिया। तो अगर ये अधिकार इतने ही मजबूत हैं, तो फिर ये महाटकराव शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें हमारे संविधान के अंदर ही छिपी थीं, एक पहेली की तरह। यहीं पर है सारा खेल। एक तरफ है अनुच्छेद 13, जो एक ढाल की तरह कहता है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकता, और दूसरी तरफ है अनुच्छेद 368, जो संसद को एक सुपर पावर देता है, संविधान में संशोधन यानी बदलाव करने की। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया, क्या संसद का किया गया संशोधन भी अनुच्छेद 13 के हिसाब से एक कानून है? शुरुआत में तो ऐसा लगा कि ये मैच संसद जीत रही है। 1951 के शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से संसद को हरी झंडी दे दी। कोर्ट ने कहा कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति मामूली कानून बनाने की शक्ति से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसका मतलब ये कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान में कुछ भी बदल सकती थी। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी थी। ये तो बस कहानी की शुरुआत थी। अगले कुछ दशकों में ये लड़ाई और भी तेज होने वाली थी, और इसका क्लाइमैक्स भारत के लोकतंत्र का भविष्य हमेशा के लिए तय करने वाला था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। 1951 में कहा गया, हाँ, संसद संशोधन कर सकती है। फिर 1967 में गोलकनाथ केस में एकदम यू टर्न, कहा नहीं, संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। इस लगातार बदलते स्टैंड ने देश को एक बड़े संवैधानिक संकट में डाल दिया था, जिसका हल निकलना बहुत जरूरी था। और फिर आया वो केस जिसने सब कुछ बदल दिया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये कोई आम केस नहीं था, यह फाइनल शोडाउन था। भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बेंच, 13 जजों की बेंच, सिर्फ एक सवाल का जवाब देने के लिए बैठी, संसद की शक्ति की असली सीमा आखिर है कहां? और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो किसी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, कहा, हां, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा था, वो संविधान की मूलभूत संरचना, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। इतिहास में पहली बार संसद की असीम शक्ति पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई थी। तो ये मूलभूत संरचना आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, संविधान एक घर की तरह है। संसद को घर में रंग रोगन करने, दीवारों को बदलने और फर्नीचर बदलने की इजाजत है, लेकिन वो घर की नींव, वो मजबूत खंभे नहीं गिरा सकती जिन पर पूरा घर टिका है। यही खंभे हैं मूलभूत संरचना, जैसे लोकतंत्र, संविधान की सर्वोच्चता और शक्तियों का बंटवारा। और हां, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। इस सिद्धांत ने अपनी ताकत फौरन दिखाई। जब एक संशोधन के जरिए प्रधानमंत्री के चुनाव को अदालत की जांच से बाहर रखने की कोशिश हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके उसे रद्द कर दिया। ये एक जोरदार संदेश था कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ बड़ी बड़ी संस्थाओं के बारे में नहीं थी। इसका असर हम जैसे आम नागरिकों की जिंदगी पर बहुत बहुत गहरा पड़ने वाला था। संविधान के गार्डियन के तौर पर अपनी नई भूमिका के साथ कोर्ट ने इंसाफ के दरवाजे उन लोगों के लिए खोल दिए जिनके लिए वो अक्सर बंद रहते थे। जनहित याचिका यानी PIL का दौर शुरू हुआ। अब कोई भी नागरिक गरीबों और बेसहारा लोगों की आवाज बनकर कोर्ट जा सकता था। ये एक सच्ची क्रांति थी जिसने इंसाफ को बड़े बड़े दफ्तरों से निकालकर आम आदमी तक पहुंचाया। इसी के साथ कोर्ट ने हमारे अधिकारों को नए और गहरे मतलब दिए। मेनका गांधी केस में कोर्ट ने कहा कि जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है,
बल्कि सम्मान से जीना है। और सरकार का हर काम निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित होना चाहिए। इसने लोगों की आज़ादी के लिए एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो जब हम इस पूरी यात्रा को पलटकर देखते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विरासत क्या है? इसने हमारे संविधान को समझने का नजरिया हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? जैसा कि जस्टिस पांडेयन ने बहुत खूबसूरती से कहा था, कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जिंदा चीज की तरह है जो समय के साथ बढ़ता है और बदलता है। हमारा संविधान किसी म्यूजियम में रखी हुई पुरानी किताब नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो एक बदलते हुए देश की जरूरतों के साथ खुद को ढालता है। आखिर में मूलभूत संरचना सिद्धांत ने सत्ता के इस संघर्ष को खत्म कर दिया। इसने एक साफ संदेश दिया, ना तो संसद सुप्रीम है, ना ही न्यायपालिका। सुप्रीम है तो सिर्फ भारत का संविधान। और इसने ये पक्का कर दिया कि हमारे देश के बुनियादी आदर्श हमेशा हमेशा सुरक्षित रहेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। जस्टिस चंद्रचूड़ के ये शब्द इस पूरी कहानी का सार हैं। जब देशों का इतिहास लिखा जाता है तो आज़ादी की हिफाजत करने में अदालती फैसलों का नाम सबसे आगे होता है। ये एक मजबूत याद दहानी है कि हमारी आज़ादी को बचाने में अदालतें कितना अहम किरदार निभाती हैं। और ये हमें आज के सवाल पर ले आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज और बदलती सामाजिक सच्चाइयों की इस दुनिया में वो कौन सी नई चुनौतियां हैं जो हमारे संविधान के इन बुनियादी स्तंभों को परखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।